Hello, good morning, namaste, सत श्री अकाल, प्रणाम, all the aspirant, welcome back in my YouTube channel. So हम यहाँ पे PT 365 पॉलिटी का फिनिश करने के बाद अब इकोनॉमी पे आ गए और इसमें अप्रैल हमारा 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 तक का करंट अफेयर का कंपाइलेशन है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा है कि हम इसको डे बाय डे फिनिश कर रहे हैं, जिससे कि हमारा स्टैटिक पोर्शंस या फिर हम और जो भी सी सेट या किसी की भी तैयारी कर रहे हैं उसमें डिस्टर्बेंस ना हो। और इसलिए हम इनमें वीडियो का जो ड्यूरेशन होता है वो 40, 30, 9 एंड 45 एंड अंडर 1 आवर, यू कैन से दैट। सो 1 आवर के अंडर में ही हम इसे फिनिश कर रहे हैं। ओके, सो अब तक हमने क्या-क्या फिनिश कर लिया था। पॉलिटी तो हमारा कंप्लीट फिनिश हो चुका है और अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो उसमें बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी हमारा कंप्लीट फिनिश हो चुका। ठीक है, हमने 2 पार्ट्स में फिनिश करा है और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फाइनेंस एंड टैक्सेशन। आज हम ये फिनिश करेंगे और इसको लेके जाएँगे, इसके अदर की डेवलपमेंट जो प्रोसीजर है वो भी फिनिश करेंगे। ओके, तो ये हमारे मेन टॉपिक आज खत्म हो जाएँगे। ये पेमेंट एंड सिस्टम का फाइनेंशियल मार्केट भी फिनिश होगा। ओके, तो चलिए हम देखते हैं क्या है क्या नहीं है। और देखिए मैं आपको बता दूँ हम इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। हम लास्ट पीवाईक्यू भी लेके चल रहे हैं। लास्ट पीवाईक्यू में जैसे हमने ये सॉल्व करा था 2015 का पीवाईक्यू और हमारी कोशिश है 2010 से लेकर 2024 तक के जो भी पीवाईक्यू है उनको हम कंप्लीटली कनेक्ट करके करंट अफेयर से फिनिश कर रहे हैं। ओके, तो चलिए हम सीधा टॉपिक पे आते हैं कहाँ तक हमने फिनिश कर लिया था। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आपको क्या करना है कि आपको जो लास्ट वीडियो है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ज़रूर देखनी है। ये पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 में हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। ये टॉपिक है फाइनेंस एंड टैक्सेशन, इसका सब टॉपिक है जीएसटी। अब इस पे यूपीएससी में कहीं क्वेश्चंस बना है? यस बना है, कहाँ बना है भई? ये देखिए, ये 2017 का एमसीक्यू है। अब यही होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं, क्या वो हमारा रिलेवेंट है या नहीं है? पता चले हम लाइन बाय लाइन सारे टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आपको क्या करना है कि ओवरव्यू करना होता है करंट अफेयर का। स्टैटिक पोर्शन्स में तो आपने जीएसटी वैसे भी पढ़ा होगा, तो यहाँ आपको ओवरव्यू करना है, क्या करंट न्यू आया है, वो देख लेना है। जिससे कि जब क्वेश्चन यूपीएससी में बने और वो करंट प्लस स्टैटिक पोर्शंस को मिला के बनता है, तो जिसको आप इज़िली सॉल्व कर पाएँ। ओके? सो देखते हैं यहाँ पे हम का टॉपिक है हमारा क्या नया है इसमें वो देखते हैं हम। तो अभी एक्चुअली में हुआ क्या है, न्यूज़ में ये क्यों है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। काउंसिल इसने अभी क्या करा है, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाए हैं, जिसे हम जीओएम बोलेंगे, ठीक है? इनका काम क्या होगा, ये डिसाइड करेंगे जो टैक्सेशन लगेगा किस पे, लग्ज़री, सिन एंड डीमेरिट गुड्स। अब सिन एंड डीमेरिट गुड्स क्या होती हैं, वो अभी मैं आपको बताऊँगा, जो हार्मफुल होती हैं, अनडिज़ायरेबल होती हैं सोसाइटी के लिए एंड जिनको कंसीडर किया जाता है एथिकल क्वेश्चंस बाय द सोसाइटी के द्वारा। एज़ लाइक दी आप कह सकते हो गैम्बलिंग, अल्कोहल, ये सिन एंड डिमेरिट्स गुड में काउंटेड होती हैं, ठीक है? तो उन पे क्या लगेगा, कंपनसेशन सेस एट द एंड ऑफ मार्च 2026 के द्वारा। तो ये थोड़ा-सा आपके लिए याद रखना है कि ग्रुप ऑफ मिशन जो बनाया गया वो अंडर जीएसटी काउंसिल के थ्रू बनाया गया। टैक्सेशन किसके लिए, लग्ज़री, सिन एंड डिमेरिट गुड्स। तो अब हम आ जाते हैं एक्चुअली में लग्ज़री और सिन एंड डिमेरिट्स गुड्स क्या हैं? तो थोड़ा-थोड़ा इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। लग्ज़री गुड कौन-कौन सी होती है? गुड्स जो नॉन एसेंशियल है, मतलब जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है बट डीम्ड एज़ हाइली डिज़ायरेबल, लेकिन हमारी इच्छा ज़्यादा है विद द कल्चर सोसाइटी, जैसे स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स, एसयूवी, यू कैन से दैट, राइट? उसके बाद सिन गुड्स की बात कर रहे हैं, ये एग्जांपल दे रहा है। सिन गुड्स के अभी मैंने बताया, ये कंसीडर हार्मफुल होते हैं और ये सोसाइटी के लिए अनडिज़ायरेबल हैं और इनको हम ये कह सकते हैं सोसाइटी के द्वारा एज़ ए एथिकल बोला जाता है, एथिकल क्वेश्चनेबल हैं ये। जैसे गैम्बलिंग और अल्कोहल, आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे होंगे जो गैम्बलिंग को प्रमोट करते हैं। इवन यहाँ पे आपने कई बॉलीवुड स्टार प्लस कई स्पोर्ट्स मीम्स भी देखे होंगे जो गैम्बलिंग को प्रमोट्स करते हैं, तो ये सब सिन गुड्स में आती है। अब देखिए डीमेरिट्स एज़ लाइक इसी की तरह होता है, ये गुड्स दैट कंज्यूमर लाइक बट आर एक्चुअली हार्मफुल। तो ये एक्चुअली में हार्मफुल हैं और सिन गुड्स भी हार्मफुल हैं, देयरफॉर देयर कंजप्शन इज़ डिस्करेज्ड, है ना? जैसे तम्बाकू है, सिगरेट है, तो ये आपके डीमेरिट्स गुड्स हैं। तो थोड़ा-सा आपको याद रखना है कि व्हाट इज़ अ सिन गुड्स एंड डीमेरिट्स गुड्स, दोनों ही हार्मफुल हैं बट गैम्बलिंग एंड अल्कोहल ये आपका सिन गुड्स में आएगा और डीमेरिट गुड्स में आपका टोबैको एंड सिगरेट आएगा। ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम अबाउट जीएसटी कंपनसेशन सेस, ये क्या करेगा, क्या नहीं करेगा? तो देखिए जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017, इसका काम जो होगा वो लेवी करेगा कंपनसेशन सेस को, किसके लिए? प्रोवाइडिंग कंपनसेशन किसको मिलेगा? स्टेट को मिलेगा फॉर, किसके लिए मिलेगा? भाई स्टेट को कंपनसेशन मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है? कि भाई जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे जो भी उनके यू कैन से दैट रेवेन्यू में लॉस होता है, उसके बदले में उनको कंपनसेशन मिलेगा। इसलिए इसको
जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017 बोला गया, ठीक। कंपनसेशन सेस की बात करेंगे तो ये वेरिड करता है, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि पर्टिकुलर इसका डेफिनेट एरिया है, नॉट, ये वेरी है रेट्स, है ना। लेवी ऑन लग्जरी सिन एंड डीमेरिट गुड्स सब पे वेरी करता है और लगभग 28% से ऊपर बैठेगा। ओके, अब बात करते हैं हम जीएसटी की। एक्चुअली में जीएसटी क्या है, तो जीएसटी के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ये क्वेश्चन टैकल करेंगे। 2017 का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे है जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विस पे यू कैन से दैट अप्लाई होता है, और ये वैल्यू एडेड टैक्स है, ठीक है। और इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे लगाया, कॉन्स्टिट्यूशन में 100 फर्स्ट 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर रहा 2017 में। अच्छा, की फीचर की बात करते हैं जीएसटी की, तो देखिए आपको मैंने अभी बताया कि जीएसटी एक डेफिनेट नहीं करता, ये वेरी करता है डिपेंड ऑन प्रोडक्ट। सो टैक्स जो स्लैब है वो 0, 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो 28% के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, डेस्टिनेशन वेस्ट टैक्स की बात करेंगे तो लेवी एट ईच स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन, ठीक है, हर स्टेज पे ये यू कैन से दैट लेवी करता है। और डुअल स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे यहाँ इंडियन में अगर हम सिटीजनशिप की बात करें तो वो सिंगल सिटीजनशिप की बात करती है, बट जीएसटी हमारा डुअल स्ट्रक्चर में बात करता है। जैसे सेंट्रल लेवल पे होगा तो सीजीएसटी होगा, एंड स्टेट जीएसटी की बात करेंगे तो एसजीएसटी होगा, एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी की बात करेंगे तो वो आईजीएसटी होगा। ओके, क्लियर। अच्छा, वन नेशन वन टैक्स की भी बात करता है ये। मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे पहले सेंट्रल एंड स्टेट के द्वारा, बट अब ये वन नेशन वन टैक्स की बात करता है। सिंपली ये जीएसटी है। जीएसटी काउंसिल की बात करेंगे तो ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और इसके लिए एक जीएसटी यू कैसे नंबर लेना पड़ता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। जीएसटी प्रोवाइड आईटी सिस्टम ऑफ द जीएसटी पोर्टल। तो जैसे जो भी दुकानदार होते हैं आपने देखे होंगे कि अगर उनका आई थिंक बिजनेस के लिए 40 लाख, अगर 40 लाख से ऊपर अगर आपका बिजनेस जाता है देन आपको एक जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ओके, अब हम बात करते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन की। बात करेंगे, स्टार में लगा हुआ है, आईजीएसटी इज कलेक्टेड बाय द सेंटर एंड शेयर विद द रेस्पेक्टिव स्टेट। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स की बात करेंगे तो आईजीएसटी जो है वो सेंटर के द्वारा तो कलेक्टेड करी जाएगी, बट शेयर करी जाएगी रेस्पेक्टिव स्टेट को, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन को टैकल करेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में, उसके बाद करते हैं हम। सो यहाँ पे है जीएसटी काउंसिल की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जो है वो आर्टिकल 279 ए में इसको कॉन्स्टिट्यूट करती है, और ये मैंने बताया 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के थ्रू। अच्छा, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, विद इसमें और कौन होगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे जो चेयरपर्सन की तरह काम करेंगे। ओके, अच्छा, जीएसटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, जीएसटी का ऑब्जेक्टिव है कि रेस्पॉन्सिबल होगा ये सेटिंग टैक्स रेट, मेकिंग पॉलिसी डिसीजन रिलेटेड टू जीएसटी एंड मेकिंग रिकमेंडेशन टू सेंटर एंड स्टेट, राइट। अच्छा, आगे बात करते हैं फिर हम डिसीजन मेकिंग की। तो डिसीजन मेकिंग के लिए 3/4 मेजोरिटी चाहिए इसकी, ठीक है। स्टेट जो है वो कलेक्टिवली 2/3 वोटिंग वेट, वाइल सेंटर को कितना राइट है, 1/3 का, ओके। तो इस हिसाब से आपका 3/4 के हिसाब से क्या चाहिए, मेजोरिटी में इसका वेटेज वोट चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं जीएसटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल्स की। तो ये जो है वो सेकंड अपीलिएट अथॉरिटी है जो स्टेबलाइज है किसके अंडर में, सेंटर जीएसटी यानी कि सीजीएसटी एक्ट 2017, और ये हियरिंग करेगी जितनी भी अपील होंगी किसके अगेंस्ट में, जो अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा ऑर्डर पास किए जाएंगे अंडर किस एक्ट के थ्रू, सेंटर जीएसटी एक्ट 2017, और उसी में ही होगा स्टेट जीएसटी एक्ट, राइट। अच्छा, कंसिस्ट इसकी बात करें तो प्रिंसिपल जो इसकी ब्रांच है वो न्यू दिल्ली में है, और वेरियस ब्रांच भी हैं वो स्टेट बेंचेज में है, ठीक है। प्रिंसिपल बेंच की बात करेंगे जो हम न्यू दिल्ली वाली की बात कर रहे हैं, सेल बी प्रेसाइड ये किसके द्वारा की जाएगी, प्रेसिडेंट के द्वारा, एंड सेल कंसिस्ट ऑफ, इसमें 2 टेक्निकल मेंबर होंगे, वन ईच फ्रॉम एक स्टेट और एक सेंटर से होगा, राइट, क्लियर कट है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं जीएसटी की, यानी कि जो हमारा इस पे था जीएसटी, अभी हमने पढ़ा था जीएसटी, राइट। सो ये इंटीग्रेटेड में हमारा काउंटेड होगा। सो इसको देखते हैं हम, ओके। प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंट को जो अपॉइंट किया जाएगा किसके थ्रू, गवर्नमेंट के द्वारा, आफ्टर कंसल्टिंग, इसमें कंसल्ट किसकी चाहिए, सीजीआई की चाहिए, इज हर नॉमिनी फॉर द टेन्योर 3 साल के लिए अंटिल द एज ऑफ 70। तो आपको ड्यूरेशन याद रखना है 3-70 की रेशियो में, राइट, जो भी पहले हो जाता है ना। और ये भी अब आपको आपको याद रखना है कि ये री अपॉइंटमेंट हो सकते हैं,
क्लियर कट हो गया? चलिए, अब हम अपना एमसीक्यू लगाते हैं। सो हमारे पास क्या कह रहा था, वो देखते हैं। थोड़ा-सा मैं और बड़ा कर लेता हूँ, तो और क्लियर होगा आपको। 2017 का है। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ अ मोस्ट लाइकली एडवांटेज ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी? 2017 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्स कलेक्टेड बाय द मल्टीपल अथॉरिटी एंड विल दस क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया। भाई क्लियर कट बात बोली है इसने, बहुत सही बात बोली है, यही काम करने के लिए इसको करा गया। तो ये श्योर शॉट है कि हमारा ये दूसरा वाला गलत हो गया। अच्छा आगे देखते हैं, क्योंकि वन आंसर है हमारा, ठीक है। आगे देख लेते हैं फिर। इट विल बी ड्रास्टिकली reduce the current account deficit of India will enable it to increase its foreign exchange reserve। मतलब देखिए यहाँ पे एक वर्ड होता है, ये पहले हम लोग एलिमिनेट करा करते थे कि ड्रास्टिकली या वो सारे वर्ड आते हैं तो मोस्ट ऑफ ऑल गलत होते हैं। तो ये ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगा करंट अकाउंट डेफिसिट को। भाई जीएसटी लाते ही कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देंगे, मतलब एकदम उसको बैलेंस कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा पॉसिबल? नहीं होगा। और ये इंक्रीज करेगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, नहीं कर पाएगा भाई, है ना। तो दूसरा वाला श्योर शॉट है हमारा गलत हो गया। दूसरा गलत होने से हमारा ये भी निकल गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच रहा है? अब हमारे पास बच रहा है थर्ड। थर्ड देख लेना है। इट विल बी इनॉर्मसली, ये भी बात वही है, इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ इकोनॉमी इंडिया एंड विल इनेबल इट टू ओवरटेक चाइना इन द नियर फ्यूचर। देखिए हमने जीएसटी काउंसिल बनाई है तो हमारा ये मतलब नहीं है कि भैया हम चाइना को कम्पीट करें, हमारा मतलब है कि हम मल्टीपल टैक्स को वन प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करें। ओके क्लियर कट है, तो थर्ड भी हमारा गलत होगा, श्योर शॉट है, तो हमारा आंसर क्या होगा? वन। देखिए इस तरीके से बहुत इजीली तरीके से आंसर निकल के आ रहा है, तो ऐसे करके चलना है हमें, ठीक है। ज़्यादा बसट नहीं करनी है, मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको कि इतना नहीं करना है। अगर आप पीडीएफ चाहिए तो मेरे को बता देंगे, पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ओके। चलिए आगे चलते हैं हम। प्रिंसिपल बेंच शैल बी, ये हमने क्लियर कर लिया। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज ड्यूटी की। ये क्या होती है? ये ड्यूटी जो है वो भी इनडायरेक्ट टैक्स का टाइप है, जो एप्लीकेबल होती है किस पे? जो गुड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इंडिया में उन पे, और कंजप्शन हो रहा है विद इन इंडिया उनके लिए। तो कुल मिला के आपको समझना है कि एक्सरसाइज ड्यूटी जो होती है, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है और इंडिया में ही कंजप्शन हो रही है उसका, तो वहाँ पे एक्सरसाइज ड्यूटी लगेगी। अच्छा इसी तरीके से एक और होती है कस्टम ड्यूटी। ये कब होती है? कि आउटसाइड द कंट्री, मतलब इंडिया से बाहर अगर कोई भी चीज़, मतलब यू कैन से दैट फॉरेन कोई भी प्रोडक्ट है, वो इंडिया में अगर आ रहा है, तो वहाँ कौन-सी ड्यूटी लगेगी? कस्टम ड्यूटी। तो आपको एक्सरसाइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी में थोड़ा-सा अंतर पता होना चाहिए। तो एक्सरसाइज ड्यूटी जो होती है विद इन इंडिया है और कस्टम ड्यूटी आउटसाइड ऑफ इंडिया है। ओके? चलिए। आगे देखते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सरसाइज एंड कस्टम जो है, वो रेस्पॉन्सिबल होता है इन ड्यूटी, एक्सरसाइज ड्यूटी को कलेक्ट करने के लिए। तो ये आपको याद रखना है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सरसाइज एंड कस्टम्स। तो इसमें एक्सरसाइज का भी और कस्टम दोनों का कलेक्ट करने का काम करेगा ये। सेंट्रल लेवल पे बात करेंगे तो एक्सरसाइज ड्यूटी अर्लियर यूज्ड टू लेवी सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी, सेंट्रल लेवल पे तो सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी। हाउएवर जीएसटी सब सम मेनी टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज ड्यूटी, क्लियर कट है। टुडे एक्सरसाइज ड्यूटी अप्लाई ओनली है पेट्रोलियम एंड लिक्विड। ये बात थोड़ी सी आपको और समझनी है कि एक्सरसाइज ड्यूटी जो है वो किस पे बची है अब? पेट्रोलियम एंड लिक्विड पे। बाद बाकी कौन देख रहा है? जीएसटी देख रही है सब कुछ। एक्सरसाइज ड्यूटी जो अल्कोहल या अल्कोहलिक प्रिपरेशंस है या नार्कोटिक सब्सटेंस है, ये कलेक्टेड की जाएगी किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, एंड कॉल स्टेट एक्सरसाइज ड्यूटी। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, ओके। चलिए अब बात आ जाते हैं हम, हमारे पास है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, आईडीएस। ये है क्या? ये न्यूज में क्यों है? तो थोड़ा सा हमें ये समझना है सबसे पहले। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसने अभी शेयर करे हैं कुछ आइटम किसको? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, कि वो एड्रेस करेगा इनवर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर को। क्लियर है? अच्छा अब बात करते हैं कि इनवर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर है क्या? तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है ऑन इनपुट गुड्स आर हायर देन फिनिश गुड्स। तो कुल मिला के ये है कि फिनिश गुड्स से ज़्यादा इनपुट गुड्स पे अगर इम्पोर्ट ड्यूटी लग रही है तो उसे हम कहेंगे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। क्लियर है? अच्छा, अब हम ये थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ा-सा आप ये तो आपको पता ही होगा कि इनपुट गुड्स और फिनिश गुड्स क्या होते हैं। फिनिश इट्स अ फाइनल गुड्स एंड इनपुट्स इज स्टार्टिंग, यू कैन से दैट जिनसे वस्तुओं और सेवाओं को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, उन्हें इनपुट्स गुड कहा जाता है, ठीक है? अच्छा, अदर वर्ड्स में अगर हम बात करेंगे तो जीएसटी रेट जो है वो पेड ऑन परचेज इज़ मोर। तो जीएसटी जो रेट है, अगर आप परचेज़ कर रहे हैं, उस टाइम पे वो ज़्यादा होगा एज़ कंपैरिज़न टू द जीएसटी रेट पेलेबल ऑन सेल्स पे, ठीक है? वो भी किसमें आएगा? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में। अच्छा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका? तो देखिए इम्पैक्ट के बारे में थोड़ा-सा हम देख लेते हैं, जैसे एक्सपेंसिव इनपुट, है ना? मेक प्रोडक्ट कॉस्टली, इससे देखिए क्या होगा? अब सीधी-सी बात है,
भाई इनपुट गुड्स पे अगर आपने ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी, तो कॉमन सी बात है कि यहाँ पे एक्सपेंसिव इनपुट जो है वो प्रोडक्ट का बढ़ जाएगा, अफेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड मेक डिफिकल्ट टू कंपेयर इन द एक्सपोर्ट मार्केट में। A taxpayer who face a inverted duty structure will always hear input tax credit in their GST इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स। तो ये सारी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है दूसरा टॉपिक है कि थोड़ा सी बस ये आपको समझना था कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता क्या है। तो ये अभी हुआ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने क्या प्रोडक्ट को शेयर करा है, तो वो थोड़ी सी आपको समझ के चलनी थी। अब बात करते हैं हम, हमारे पास है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या LTCG या फिर इंडेक्सेशन बेनिफिट। अच्छा, ये क्या होता है भाई? तो इसको पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, उसके बाद ही हमारा क्लियर होगा ये क्या है क्या नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे, राइट, ये थोड़ा सा दिया है इंडेक्सेशन। अब देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे सेंस लगाइए। इंडेक्सेशन, देखिए इंडेक्सेशन का मतलब है किसी भी चीज को सूचीकरण करना। तो इट रेफर टू एडजस्टिंग द परचेज प्राइस ऑफ एन एसेट ऑफ फॉर इन्फ्लेशन while computing the capital gains. So you consider, इसका मतलब ये है कि पूंजी की गणना करते समय मुद्रास्फीति के लिए किसी परिसंपत्ति के खरीद मूल्य को समायोजित करना, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे लिए क्या चीजें हैं, तो अभी इसके लिए पहले थोड़ा न्यूज पकड़ते हैं, उसके बाद हमारे और क्लियर होता है। लोकसभा ने क्लियर करा फाइनेंस बिल 2024 में कि वो अमेंड करेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि LTCG टैक्स प्रोविजन को ऑन द किस पे, ये थोड़ा सा याद रखना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, राइट। तो मूवेबल नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अभी इसको अमेंड करा गया है, किसको, यू कैन से दैट इंडेक्सेशन जो बेनिफिट्स मिलते हैं। अच्छा, अब कैपिटल गेन टैक्स की बात करेंगे। तो जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहाँ से मिल रहा है, लेस देन 24 मंथ रियल एस्टेट से, और लेस देन 12 मंथ सिक्योरिटी सच एज स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड से। होल्डिंग पीरियड की बात करते हैं तो इसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहाँ से मिलेगा, मोर देन 36 मंथ मोबाइल एसेट से, मोर देन 12 मंथ लिस्टेड इक्विटी शेयर एंड म्यूचुअल फंड से, मोर देन 24 मंथ इम्पोवल एंड असेस्ट या लिस्टेड इक्विटी शेयर से। अच्छा, अब देखिए अमेंड क्या होगा इसमें, वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं तो और क्लियर होगा। एवोल्यूशन होगा इंडेक्सेशन बेनिफिट्स का, ठीक है। जो अमेंडमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना। एवोल्यूशमेंट ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट जो अनाउंस हुआ है बजट 2024 और 25 में, लेकिन ये अलाउ करेगा ग्रांड फादरिंग फॉर प्रॉपर्टी एक्वायर बिफोर 23 जुलाई 2024। तो ग्रांड फादरिंग जो है आपका, यू कंसिडर, अब यहाँ पे हमें ये समझना कि ग्रांड फादरिंग क्या होता है। देखिए ग्रांड फादरिंग की अगर मैं बात बताऊं, तो इसका मतलब होता है व्हेन अ न्यू क्लॉज और पॉलिसी इज एडेड टू लॉ। कोई भी न्यू पॉलिसी या क्लॉज जो है वो एडेड करा गया है लॉ में, तो क्या होगा, सर्टेन पर्सन, जो भी पर्सन है, मे बी रिलीव्ड फ्रॉम द कंप्लाई विद द न्यू लॉ, तो वो भी कंप्लाई करेगा विद न्यू लॉ के साथ, इसे हम ग्रांड फादरिंग कहते हैं, राइट। अच्छा, तो वही सारी बात है, ग्रैंडफादर क्लॉज जो है अलाउ प्रॉपर्टीज परचेज बिफोर द कट ऑफ डेट टू स्टिल बेनिफिट्स फ्रॉम द इंडेक्सेशन डिस्पाइट द न्यू रूल्स फॉर द फ्यूचर एक्विजिशन। तो ये फ्यूचर एक्विजिशन के लिए भी न्यू रूल्स में अप्लाई होंगे। चॉइस ऑफ टैक्स पेयर की क्या है, ओल्ड स्कीम के थ्रू पे 20% जो है LTCG टैक्स विद द इंडेक्सेशन ऑन प्रॉपर्टी एक्वायर बिफोर जुलाई 23 2024, और न्यू स्कीम जो है वो 12.5% LTGC टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन, जिसमें रिड्यूस हुआ है 20%, राइट, फ्रॉम द अर्लियर पहले से। फॉर प्रॉपर्टी परचेज आफ्टर 23 जुलाई, अगर हमने प्रॉपर्टी परचेज करी है 23 जुलाई 2024 से, ओनली द न्यू स्कीम अप्लाई होगी इस पे। और इंडेक्सेशन यानी कि सूचीकरण जो होगा, बेनिफिट अप्लाई ऑन द गेन एंड देयर विल नॉट अप्लाई ऑन एनी लॉस इनकर्स, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करा जाता है, व्हाट इज इंडेक्सेशन एंड हाउ इज इट कैलकुलेटेड। तो अभी हमने पढ़ा था कि ये एडजस्ट करता है जो भी परचेज प्राइस है ऑफ एसेट्स का फॉर द इन्फ्लेशन व्हाइल कंप्यूटिंग द कैपिटल गेन्स। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की बात करते हैं तो ये या used in a calculation of inflation adjust price of an assets which estimate the increase in an asset's price as a result of inflation, ठीक है। और ये नोटिफाइड होता है हर साल बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एंड डिफाइन है अंडर सेक्शन 48 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1964। तो आपको ये जरूर याद रखना है, IAP यानी कि इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट प्राइस, ये क्या है, कंज्यूमर इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ सेल। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है, मे बी पॉसिबल है कि आए। तो कंज्यूमर इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ सेल
and consumer inflation index of the year of purchase into actually purchase price of the assets। अच्छा, सूचीकरण करने का क्या फ़ायदा होगा? तो ये टैक्स पेयर जो है वो न्यूट्रल हो जाएँगे, ठीक है? द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन से व्हाइल लोअरिंग द टैक्स लायबिलिटी होगी जब, और इससे इंश्योर होगी टैक्स पेयर आर टैक्स ऑन रियल गेन्स एंड गेन एट प्रिविलेज प्राइस, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब बात करते हैं हम इनहेरिटेंस टैक्स, ये क्या है भई? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स है क्या? तो इनहेरिटेंस टैक्स इज़ लेवी जिस पे प्रॉपर्टी एंड एसेट्स इनहेरिटेड, ठीक है, अपॉन ए इंडिविजुअल डेथ, ठीक है। तो कुल मिला के है कि इंडिविजुअली यू कैन से दैट ये कब लेवी किया जाएगा कि उसकी प्रॉपर्टी या जो भी एसेट्स हैं, ठीक है, अगर इंडिविजुअली की डेथ हो जाती है तब उसे इनहेरिटेड टैक्स को लाया जाता है। इट डिफर फ्रॉम द स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स कहाँ पे लगता है? वो लेवी होता है टोटल वैल्यू ऑफ द डिक्रीज पर्सन स्टेट्स, ठीक है, और ये होता है जापान, साउथ कोरिया, यूएस, ईटीसी। ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं, इंडिया में करंटली जो है इनहेरिटेंस टैक्स है ही नहीं, ये थोड़ा-सा आपको समझना है। मतलब इंडिविजुअल की डेथ हो गई, तो वो कैसे टैक्स लगेगा, आप थोड़ा-सा वो समझ पा रहे होंगे। तो इसी तरीके स्टेट जो ड्यूटी है ये इम्पोज़ हुई थी 1993 में, और हाई टैक्स रेट जो है वो अप टू 85% मैंडेट है अनपॉपुलर लैंडिंग टू एबॉलिश इन 1985। अच्छा, अब बात करते हैं हम थोड़ा-सा पोटेंशियल बेनिफिट्स की, तो इससे क्या होता है, इंक्रीज़ रेवेन्यू बढ़ता है, रिड्यूसिंग वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ती है, इंटीग्रेशन इक्विटी बढ़ती है, प्रमोटिंग मेट्रो कृषि बनती है। इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं तो पोटेंशियल टैक्स इवेजन, डिस्करेज सेविंग इन्वेस्टमेंट एंड डबल टैक्स कंसर्न, ठीक। अच्छा, अब ये न्यूज़ में क्यों है? अभी न्यूज़ में इसलिए है कि टुवर्ड टैक्स जस्टिस एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशंस इन इंडिया, इसको रिलीज़ किया गया है। वुमेन इनइक्वालिटी लैब, पर्पस, वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स और रिच टू एड्रेस इनइक्वालिटी इन इंडिया। देखिए इतना बड़ा सर आपको याद नहीं रखना है, बट आपको ये समझना है कि इनहेरेंट टैक्स होता क्या है, किस पे लेवी होता है। तो ये प्रॉपर्टी या जो भी एसेट्स हैं, ठीक है, इंडिविजुअली डेथ पे लगते हैं ये, और इसी तरीके से यूएस, जापान, साउथ कोरिया में भी चलता है, जिसे हम स्टेट टैक्स कहते हैं। क्लियर कट हो गया? अच्छा, आगे बात करते हैं, अभी मैंने बताया इंडिया में ये है ही नहीं, स्टेट क्या है? अच्छा, सिमिलर स्टेट ड्यूटी जो है गिफ्ट टैक्स एंड वेल्थ टैक्स, ये इम्पोज़्ड होते हैं इंडिया में। देयर वर एबोलिश्ड, ये इम्पोज़ होते हैं, लेकिन ये यू कैन से दैट गिफ्ट टैक्स जो है 1998 में, और वेल्थ टैक्स जो है 2015 में, इनको एबोलिश कर दिया गया। हाउएवर फिर भी गिफ्ट जो टैक्स है वो रीइंट्रोड्यूस किया गया 2024 में, ठीक है? अच्छा, बात करते हैं हम अंडर गिफ्ट टैक्स के, तो एनी गिफ्ट रिसीव एक्सीडिंग जो 50,000 के लगभग समथिंग है फाइनेंशियल ईयर इज एडेड टू अ पर्सन्स इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स। मतलब अगर 50,000 रुपए का गिफ्ट किसी को मिला है, तो वो इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स से काउंटेड है, ठीक है? एंड टैक्स अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स स्लैब के थ्रू, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं वेल्थ, इनकम एंड इनइक्वालिटी इंडिया। अकॉर्डिंग टू द इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इंडिया 1922 से 2023 तक, द राइज ऑफ बिलियनियर राज स्टडी ऑफ द वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब्स। सो टॉप 1% जो है वो कंट्रोल करते हैं ओवर 40% ऑफ टोटल वेल्थ को, व्हाइल बॉटम 50% होल्ड ओनली 6.4% ऑफ टोटल वेल्थ, राइट? अच्छा, कमिटमेंट क्या है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2024 का? तो ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है, सॉरी, ये हमारा इंडेक्स है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, सीआरआई इंडेक्स 2024। तो इंडिया की रैंक है 127 है, कितने में? 164 कंट्रियों में। द इंडेक्स जो रिलीज किया जाता है ऑक्सफैम डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के द्वारा। इसमें नेपाल और श्रीलंका की कंडीशन हम लोगों से अच्छी है, क्योंकि नेपाल जो है वो 115वें नंबर पे और श्रीलंका 118 नंबर पे परफॉर्म करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। देखिए, मैं आपको बताऊँ ये है क्या? तो ये एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जो है, वो बिटवीन किसके बीच होता है? टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी के बीच में। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलो, मेरा यू कैन से दैट बर्गर का काम है, बेकरी का काम है, ठीक है ना? मैं बर्गर वगैरह कुछ बनाता हूँ और मेरे को इसका टैक्स देना है। तो टैक्स पेयर अथॉरिटी में कौन होगा? जो भी टैक्स ले रहा है मेरे से, चाहे वो स्टेट की अथॉरिटी होगी या सेंटर की होगी, राइट? तो उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट होता है, उसे हम एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसमें ये क्या काम करता है वो थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। दे एंड्योर टू प्रोवाइड सर्टेनिटी टू टैक्स पेयर इन अ डोमेन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है? तो ट्रांसफर प्राइसिंग अभी हम पढ़ते हैं बाय द स्पेसिफिक मेथड ऑफ प्राइसिंग। तो आपको जो प्राइसिंग ट्रांसफर करने हैं वो एक स्पेसिफिक यू कैन से दैट मेथड के थ्रू करेंगे। तो ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या-क्या रहेगा? जो प्राइस गुड्स एंड सर्विस के लिए होता है, एक्सचेंज बिटवीन द कंपनीज दैट आर अंडर कॉमन ओनरशिप और कंट्रोल।
ठीक है? ओके। सो अब हम बात करते हैं कि ये टाइप ऑफ क्या होते हैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के। तो देखिए यूनिलैटरल्स होता है, बाइलैटरल्स होता है, मल्टीलैटरल्स होता है। सो यूनिलैटरल में क्या होता है, इन्वॉल्व ओनली द टैक्स पेयर एंड द टैक्स अथॉरिटी ऑफ देयर कंट्री। तो ये यूनिलैटरल है। यूनिलैटरल का मतलब है, जैसे अगर हम बात करें कि जो अभी हम बात कर रहे थे एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट की, तो वो यूनिलैटरल का मतलब है कि वो वन कंट्री में हो रहा है ना, वो कंडीशंस। तो टैक्स पेयर एंड टैक्स अथॉरिटी यानी देयर कंट्री। बाइलेटरल का मतलब है जो कंट्री चेंज हो जाएगी, इंक्लूड द टैक्स पेयर एंड द टैक्स अथॉरिटी एंड एसोसिएट एंटरप्राइजेस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग फॉरेन टैक्स अथॉरिटी। ठीक है, तो बाइलेटरल का मतलब है दूसरी कंट्रीज में पार्टिसिपेट होगी, राइट। मल्टीलेटरल में क्या होगा, इन्वॉल्व द टैक्स पेयर एंड मल्टी एसोसिएट एंटरप्राइजेस इन द डिफरेंट कंट्री एंड देयर रेस्पेक्टिव टैक्स अथॉरिटी। क्लियर कट है। अच्छा, इंडिया में क्या कोई रिजाइम है इसके लिए? हाँ है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो नोटिफाइड करती है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट स्कीम को 2012। किस एक्ट के थ्रू इसको इंसर्ट किया गया है? वो है 92 CC एंड 92 CD इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अच्छा, ये साइन हुआ है बिटवीन किसके? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेस्ट एंड एनी पर्सन टू डिटरमाइन एडवांस यू कैन से दैट प्राइसिंग एग्रीमेंट फॉर द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए। नेचर ऑफ स्कीम ये क्या है? ये देखिए, ये स्टेचुटरी नहीं है, ये वॉलंटरी है एंड सप्लीमेंट अपील है अदर डबल टैक्सेशन अवॉइड एग्रीमेंट मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग ट्रांसफर प्राइसिंग डिस्प्यूट। ठीक है। अच्छा, टर्म ऑफ क्या है इसका? मैक्सिमम 5 साल की है। रोल बैक प्रोविजन की बात करेंगे तो ये पीरियड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ दी। ठीक है। आगे हमारे पास सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये क्या देखता है? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? स्टैट्यूटरी बॉडी है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के थ्रू हुई है। रेस्पॉन्सिबल है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉ थ्रू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देख रही है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में वर्क करता है, राइट। फंक्शन की बात करेंगे तो ये रेस्पॉन्सिबल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉ थ्रू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्लियर कट है। चलिए, अब बात करते हैं हम डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट की। भाई मान के चलो मैं कोई भी चीज़ ले रहा हूँ, मेरे को डबल टैक्स देना पड़ रहा है, तो उससे अवॉइड कैसे हो? तो ये एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो वो एग्रीमेंट के बारे में देखते हैं अभी न्यूज़ में क्यों है कि इंडिया और मॉरिशस ने अभी साइन किया है, मतलब बट ये रेटिफाई नहीं हुआ है कि जो प्रोटोकॉल होगा अमेंडिंग द डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बारे में, इंडिया एंड मॉरिशस, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया। अब सबसे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है क्या। देखिए, मैं इसको DTAA बोलूंगा तो आप समझ जाना, डबल टैक्स एग्रीमेंट अवॉइड एग्रीमेंट है ये। सो DTA इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्री एंड टू टेरिटरीज, ठीक है, विद एन ऑब्जेक्टिव टू अवॉइड डबल टैक्सेशन ऑन द सेम डिक्लेरेंस असेट्स इन टू डिफरेंट कंट्री एंड टेरिटरीज। तो कुल मिला के ये है कि डबल टैक्स मतलब आप समझ रहे हो ना, दो टाइप का टैक्स, दो तरीके से टैक्स लग रहा है। मान के चलिए ये इंडिया है, ठीक है, और ये अदर कंट्री है, कोई भी चाइना है, यहाँ भी टैक्स लगा किसी प्रोडक्ट पर और यहाँ भी टैक्स लगा। अब वो चीज़ यहाँ मंगाना चाह रहा है, फिर उस पर टैक्स लग रहा है, ठीक है ना, और ये कंट्री इससे अलग से टैक्स ले रही है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए इसको लेके आया जाता है, क्लियर है। अच्छा, DTA जो है बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस बाद फर्स्ट साइन 1982 में, अमेंड इन 2016, ठीक है, इसको अमेंड 2016 में करा गया और फर्स्ट हुआ था मॉरिशस के साथ 1982 में। बट ये कुछ ही कंट्रियों के साथ है, तो वो कंट्रियों का नाम हम जरूर देखेंगे कौन कौन सी कंट्रियां आती हैं उसमें, राइट। अच्छा, आगे बात करते हैं सिग्निफिकेंट क्या है DTA का। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट है, इसको ये प्रमोट करने का काम करेगा। सीधी सी बात है, इंडिया टू चाइना या इंडिया टू सॉरी मॉरिशस, ठीक है, तो इसके बीच में जो भी है यू कैन सी दैट इनके बीच में जो भी लेन देन हो रहा है उसमें ये आप कह सकते हो उनको प्रमोट करने का काम करेगा, है ना, क्योंकि भाई इससे जो टैक्स बर्डन होगा वो रिड्यूस होगा, ठीक है, फॉर ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड इंश्योर इक्विटेबल एलोकेशंस ऑफ द राइट टैक्स की बात करेगा बिटवीन द सोर्स एंड रेजिडेंस कंट्री, ओके। अच्छा, आगे हम बात करते हैं, फिर है हमारे पास कि जो चेंज हो रहे हैं इंट्रोड्यूस बाय दी अमेंडमेंट। सो क्या है? अमेंडमेंट इंक्लूडेड प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट। अब देखिए, ये भी थोड़ा सा समझना है आपको। प्रिंसिपल पर्पस जो टेस्ट है वो उसमें क्या क्या अमेंड करके इंक्लूड करा जाएगा? टू एवल टैक्स बेनिफिट अंडर द DTA, टू प्लग एंड द एब्यूज ऑफ ट्रीटी यू कैन से दैट दो कंट्री या टेरिटरीज अभी हम पढ़ रहे थे, तो टैक्स एवेजन या एवोइडेंस की बात है, ठीक है। अच्छा, PPT जो है वो निर्धारित करेगा जो भी कंडीशन होंगी टैक्स बेनिफिट की अंडर द ट्रीटी विल नॉट बी एप्लीकेबल। अब इसमें क्या होगा, इन ट्रीटियों के बीच में क्या एप्लीकेबल नहीं हुआ? इफ ऑब्टेनिंग दैट ड्यूटी बेनिफिट वाइज द प्रिंसिपल पर्पस। मतलब कुल मिला के ये है कि ये जो ड्यूटी है वो बेनिफिट पर्पस के लिए लगाई गई थी ऑफ एनी ट्रांजेक्शन ऑन एग्रीमेंट के लिए।
अच्छा, इसको अमेंड करके अमेंड टू डीटीए मेड इट कंप्लेंट्स विद का किसके थ्रू? बेस इरिजन प्रॉफिट शिफ्टिंग्स मिनिमम स्टैंडर्ड के लिए। तो देखिए बेस इरिजन प्रॉफिट स्टैंडिंग ये टैक्स यू कैन से दैट कि एविडेंस के लिए इसको यूज़ करा जाता है। थोड़ा-सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो रेफर टू टैक्स प्लानिंग स्ट्रैटेजी की बात करता है। किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज़ के थ्रू यूज़ किया जाता है दैट ये एक्सप्लॉइट गैप्स एंड मिसमैच इन द टैक्स रूल्स टू अवॉइड टैक्स पेइंग। तो ये थोड़ा ज़रूर याद रखना है कि जो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग है वो किसके लिए काम करता है? ये काम करता है अवॉइड टैक्स पेइंग के लिए। दिस इज़ डन बाय आर्टिफिशियल शिफ्टिंग प्रॉफिट फ्रॉम हायर टैक्स टू लोअर और नॉन टैक्स लोकेशंस पे, ठीक है? वेयर देयर इज़ लिटिल और नो इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय रोटेटिंग टैक्स बेस थ्रू द डिडक्टिबल पेमेंट सच एज़ इंटरेस्ट और रॉयल्टी। देखिए, बहुत सारे जो कंपनियाँ होती हैं वो टैक्स देखिए जानबूझ के नहीं देती हैं, बिल्कुल, है ना? वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर मान के चलो वो अब मान के चलो टैक्स इंडिया में ज़्यादा लग रहा है, तो उन्होंने कंपनी की सिचुएशन अपनी सिंगापुर में दिखा दी, वहाँ टैक्स कम लग रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। तो ऑब्वियसली है कि वो चीज़ हमारी किसमें आएगी? बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग में, ठीक है? प्रॉफिट तो खूब कमा रहे हैं, पर भाई हम जो है बेस अपना दिखा रहे हैं कि हम घाटे में हैं, ठीक है ना? ये है, चलिए आगे चलते हैं फिर। म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर ये क्या है? ये अल्टरनेटिव है, ठीक है? किसके लिए? टैक्स पेयर के लिए अवेलेबल होता है ये और ये रिज़ॉल्व करता है डबल टैक्सेशन डिस्प्यूट। ये भी थोड़ा-सा आपको याद रखना है, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर। और इसकी मैकेनिज़्म जो है वो टैक्स ट्रीटी के द्वारा निर्धारित की जाती है और इंश्योर करने के लिए कि टैक्सेशन जो होगा वो टैक्स ट्रीटी के थ्रू होगा। अच्छा, टैक्स ट्रीटी जो है वो बायलैटरल अभी मैं बता रहा था टू पार्टी एग्रीमेंट है मेड बाय द टू कंट्रीज़ टू रिज़ॉल्व इश्यू इन्वॉल्विंग द डबल टैक्सेशन ऑफ पैसिव एंड एक्टिव इनकम ऑफ ईच देयर रेस्पेक्टिव सिटीज़न्स। डिफरेंस बिटवीन द म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर एंड अगर इसकी बात करें हम अभी इसकी बात कर रहे थे हमारा था एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के बीच में। तो जो मेप है वो रिज़ॉल्व करता है ट्रांसफर प्राइसिंग डिस्प्यूट व्हाइल तो ये थोड़ा-सा याद रखना है। ये ट्रांसफर प्राइसिंग डिस्प्यूट को ये यू कैन से दैट रिज़ॉल्व करेगा और ये प्रिवेंट करेगा ट्रांसफर प्राइसिंग डिस्प्यूट को। तो थोड़ा-सा याद रखना अभी ऊपर हम पढ़ रहे थे एपीए। टैक्स जो पेयर फाइल है मेप ऑफ पेंडिंग डिस्प्यूट तो जो पेंडिंग डिस्प्यूट हैं उनको ये यू कंसीडर रिजॉल्व करेगा व्हाइल दी ऑप्शन फॉर द एपीए फॉर सेम ट्रांजैक्शन फॉर फ्यूचर ईयर के लिए, ठीक है? चलिए क्लियर हो गया वो आपको। अब बात करते हैं यूएन ग्लोबल टैक्स ट्रीटी। ये है क्या? न्यूज़ में क्यों है? थोड़ा-सा देखते हैं। तो इसका एम जो है वो यूएन ग्लोबल टैक्स ट्रीटी किसके लिए लेजिटिमेट फेयर स्टेबल इंक्लूसिव इफेक्टिव इंटरनल टैक्स सिस्टम की बात करता है यूएन ग्लोबल टैक्स ट्रीटी। डेवलपिंग कंट्री जैसे इंक्लूडिंग इंडिया भी उसमें शामिल है लार्जली वोटेड किया है इसके फेवर में इस यूएन ग्लोबल यू कैन सी दैट टैक्स ट्रीटी के में बट इसका यू कैन सी दैट इसके अगेंस्ट में डाले हैं किसने ऑस्ट्रेलिया इजराइल जापान यूके एंड यूएसए में यूएन ग्लोबल टैक्स ट्रीटी के अगेंस्ट में ही है, ठीक है? अच्छा यूएन ग्लोबल टैक्स कन्वेंशन की बात करें तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है थोड़ा-सा वो पढ़ लेते हैं। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है वो और देख लेते हैं उसके बाद हम देखेंगे। तो यूएन एड हॉक कमिटी है टू ड्राफ्ट टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ फॉर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन इंटरनेशनल टैक्स कॉर्पोरेशन अप्रूव्ड है क्या? पैकेज ऑफ गाइडलाइन फॉर यूएन ग्लोबल टैक्स कन्वेंशन के लिए। तो यहाँ देखते हैं वो गाइडलाइन भी अभी हम थोड़ा-सा देख लेंगे। so उससे पहले हम देखेंगे यूएन ग्लोबल टैक्स कन्वेंशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, कमिटमेंट क्या है। सो सबसे पहली बात ये है कि ये एक्सेलरेट करेगा जो भी इम्प्लीमेंटेशन होंगे अदिस अबाबा के, ठीक है? और एक्शन एजेंडा होगा ऑन फाइनेंस फॉर द डेवलपमेंट के लिए, मोबिलाइज़ करेगा डोमेस्टिक रिसोर्स को एंड एड्रेस करेगा टैक्स चैलेंज को, स्ट्रेंथ करेगा इंटरनेशनल टैक्स कॉर्पोरेशंस को। कमिटमेंट की बात क्या करता है ये? तो एड्रेस टैक्सेशन पॉलिसी फॉर इनकम फ्रॉम द क्रॉस बॉर्डर सर्विस के बारे में ये कमिटमेंट करता है। एड्रेसिंग इलसाइट फाइनेंस फ्लो मतलब कोई भी यू कैन से दैट इल्लीगल फाइनेंस फ्लो नहीं होना चाहिए, उसको भी एड्रेस करने का काम करेगा। फेयर टैक्सिंग राइट एलोकेशंस की बात करता है ये। अच्छा कुछ और भी ग्लोबल यू कैन से दैट इनिशिएटिव हैं जो ग्लोबल टैक्स और प्रिवेंटिंग टैक्स को अवॉइड करते हैं। तो जैसे ओईसीडी ग्लोबल मिनिमम टैक्स है, ओईसीडी एंड जी20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बीईपीएस है, मल्टीलैटरल कन्वेंशन ऑन इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी रिलेटेड टू मेजर और प्रिवेंट बीपीएस, ठीक है? इंडिया ने साइन करा है किसमें वेस्ट इरोजन प्रॉफिट में 2017 में, उससे पहले नहीं था, ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है। चलिए, अब बात करते हैं अदर की डेवलपमेंट की, तो ड्यूटी ड्रॉबैक।
तो अभी क्या हुआ है कि सीवीआईसी यू कंसीडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, इसने इलेक्ट्रॉनिकली डिसबर्स करा है ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट डायरेक्टली टू एक्सपोर्टेड बैंक अकाउंट। मतलब कुल मिला के ये है कि मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, इंडिया से कोई भी चीजें मैं बाहर से कोई भी चीजें इंपोर्ट करता हूँ और एक्सपोर्ट करता हूँ, तो मैं एक्सपोर्टर हूँ। अब मेरे को मान के चलो यहाँ से कोई चीज किसी अदर कंट्री में भेजनी है, तो अदर कंट्री वाला मेरे को पेमेंट करेगा, तो वो कैसे करेगा? तो वही सारी चीज है ड्यूटी ड्रॉबैक जिसके बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो उसमें क्या है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के थ्रू जो है पेमेंट मेरे अकाउंट में ट्रांजेक्शन होगा, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली डिस्बर्स हो जाएगा। क्लियर कट है? ड्यूटी ड्रॉबैक क्या है? ये सेक्शन 75 के अंदर में आता है, एक्ट जो है कस्टम एक्ट 1962 के है। और ये रिबेट करता है कस्टमर जो ड्यूटी होगी वो चार्जेबल होगी ऑन एनी इंपोर्ट मटेरियल और एक्सरसाइजेबल मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट गुड। तो क्लियर कट है? अभी मैंने बताया कि भाई ये किस किस पे लागू होगा आपका, ये होगा इंपोर्टेड मटेरियल्स और एक्सरसाइज मटेरियल। ठीक। अच्छा, ये हेल्प करेगा सम ऑफ द कॉस्ट एक्यूर्स ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट प्रोसेस में, पर्टिकुलरली इन द सप्लाई ओवर वैल्यू चेन। तो ये थोड़ा सा आपको समझना था कि ड्यूटी ड्रॉबैक है क्या, कि भी मेरा इलेक्ट्रॉनिक डिस्पर्स हो जाएगा मेरे अकाउंट में ड्यूटी ड्रॉबैक। ठीक है। अच्छा, सीबीआईसी की बात करेंगे तो ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये वर्क करता है। यू कंसिडर इट्स अ पार्ट। ये डील करता है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ मैटर्स एंड कंसर्निंग लेवी, कलेक्शन ऑफ कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल जीएसटी, आईजीएसटी। और ये प्रिवेंट करता है किससे? स्मगलिंग से। कौन? सीवाई सीबीआईसी, राइट। विंडफॉल टैक्स, कभी मेरी इच्छा है कि मैं टैक्स नहीं देना चाहता हूँ, उसे हम विंडफॉल टैक्स कहते हैं। तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इम्पोज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इंडस्ट्री पे, सर्टेन इंडस्ट्री दैट एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंटली एबव एवरेज प्रॉफिट। मतलब वो अपने एवरेज यू कंसीडर जो उनका प्रॉफिट होना चाहिए उससे ज्यादा अगर वो प्रॉफिट कमा रही हैं और उसके बाद भी वो विलफुल टैक्स जो है नहीं देना चाह रही हैं ड्यू टू फेवरल इकोनॉमिक कंडीशंस। सो द ये पर्पज रीडिस्ट्रीब्यूट एक्सेस प्रॉफिट इज नो वन एरिया टू रेज फंड्स फ्रॉम द ग्रेटर सोशल गुड्स। तो कुल मिला के ये है कि भाई विंडफॉल टैक्स अभी क्या हुआ है कि सेंटर ने क्या करा है, रिड्यूस करा है विंडफॉल टैक्स ऑन डोमेस्टिक प्रोड्यूस क्रूड ऑयल। ठीक है, इसलिए न्यूज़ में है। ठीक है। विलफुली ये भी कह सकते हो कि भाई विलफुल डिफॉल्टर का मतलब है, विंडफुल डिफॉल्टर का मतलब है कि वो टैक्स जानबूझ के नहीं देना चाहता, बट विंडफुल टैक्स का मतलब है कि भाई वो हम देंगे, हाँ सॉरी, यहाँ पे हम टैक्स देंगे और जो गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाएगा वो भी इंडस्ट्री पे होगा। ठीक है। और हमारे एवरेज प्रॉपर्टी, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए उससे ऊपर अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो वी कैन विंडफुल टैक्स के अंडर में आएगा, राइट। सो आगे चलते हैं, फिर हम आगे हमारे पास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई, उसके बाद यूनिफाइड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो भी देखेंगे। एक एमसीक्यू है हमारे पास यूपीएससी 2017 का, इसको भी अभी हम टैकल करेंगे। सो देखते हैं क्या है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई। तो रिपोर्ट ऑफ इंडिया G20 टास्क फोर्स ऑन डीपीआई, तो डीपीआई पे एक रिपोर्ट आई है, इंडिया G20 टास्क फोर्स, जिसको रिलीज किया गया है, इंडिया G20 टास्क फोर्स ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। तो इतना सारा याद नहीं रखना होता है, बस इतना समझना होता है हमें कि भाई ये क्या क्या इसमें कनेक्ट हो रहा है हमारा लास्ट पी बाई क्यू से, वो देख के जरूर चलना है। ये रिपोर्ट जो है वो डिफाइन करती है डीपीआई को और उसके थ्री पार्ट फ्रेमवर्क को फॉर द ग्लोबल डीपीआई एडवांस। तो डीपीआई और नॉट डीपीआई तो क्या क्या होंगे? डीपीआई पहले आप समझ गए होंगे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कौन कौन से डीपीआई में काउंट होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे? तो जो सिक्योर और इंट्रोपेरेबल है वो डिजिटल सिस्टम में काउंट होंगे। कैन बी बिल्ट ऑन ओपन स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन टू डिलीवर एंड प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू पब्लिक, है ना। मतलब कुल मिला के है जो एक्सेस है पब्लिक के लिए और प्राइवेट सर्विस एट द सोसाइटी स्केल, और जिसको गवर्न किया गया है एप्लीकेबल लीगल फ्रेमवर्क के द्वारा, एनेबलिंग रूल टू ड्राइव डेवलपमेंट, इंक्लूजन, इनोवेशन, ट्रस्ट, कंपटीशन एंड रेस्पेक्ट, ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम। ये सब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंटेड है। बट नॉट जो आएंगे वो कौन से हैं? इंटरवेंशन विच आर complementary टू डीपीआई, एग्जाम्पल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर that improve individual access to mobile internet by physical infrastructure which is not counted in a digitally public infrastructure, digital process that may not enable private innovations, जैसे डिजिटाइंग एग्जिस्टिंग फिजिकल प्रोसेस और वर्कफ्लो टू क्रिएट गवर्नमेंट पोर्टल्स, राइट।
इंडिया में डीपीआई की बात करें तो इंडिया स्टैक जो है इज इंडिया ओन फाउंडेशन डीपीआई है, जिसमें 3 इंटरकनेक्शन लेयर होते हैं। आइडेंटिटी जिसमें आधार रहेगा आपका, पेमेंट जिसमें यूपीआई रहता है, डेटा गवर्नेंस जिसमें आपका डिजी लॉकर होता है, राइट। कुछ इनिशिएटिव ली गई हैं ग्लोबल लेवल पे डीपीआई को थ्रू, वो कौन-कौन सी है? वन फ्यूचर अलायंस है, ग्लोबल डीपीआई रिपॉजिटरी है एंड यू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी टीटीसी है। अब बात करते हैं हम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की, यूपीआई जिसको आप यूज़ करते हैं अपने फ़ोन पे में। सो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, यू कैन से दैट एनआईपीएल हैज़ पार्टनर्ड विद द Trinidad and Tobago to develop unified payment interface like payment system to advance internationalizations of UPI. So right, यहाँ पे क्लियर कट हो गया हमारे कि एनआईपीएल जो है वो पार्टनर है किसका? यूनी यूपीआई का, लाइक पेमेंट सिस्टम टू एडवांस एंड इंटरनेशनल लेवल को भी देखे। अच्छा, ये न्यूज़ में है क्यों, क्या कारण था? कि श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, यूएई, सिंगापुर एंड भूटान एंड नेपाल, ये अदर कंट्री हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं यूपीआई को, इसलिए न्यूज़ में आ गया, ठीक है। अब यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम इंटरफेस की अगर बात करें तो उसको लॉन्च कराया 2016 में, और ये इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम होता है जिसको डेवलप किया गया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई जो है वो कॉर्पोरेट हुआ कब? 2008 में, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, इंडियन बैंक एसोसिएशन अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, राइट। अच्छा, एनपीसीआई जो है वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है किसका? ऑपरेटिंग जितने भी रिटेल पेमेंट हैं या सेटलमेंट सिस्टम है किसमें? इंडिया में, ठीक है। यूपीआई को पावर मिली हुई है कि वो मल्टीपल बैंक अकाउंट इनटू अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। सीधी सी बात है, बहुत सारी बैंक होती हैं और वो सिंगल प्लेटफॉर्म यू कंसीडर फोन पे सारे चीजें हमें अवेलेबल हैं। अच्छा, इट आल्सो कैटर्स टू द पीयर टू पीयर कलेक्टिव रिक्वेस्ट की बात करता है, और आरबीआई ने अभी इंक्रीज करा है यूपीआई लिमिट जो है 1 लाख से 5 लाख पर ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर देते हैं यहाँ पे, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे यूनिक फीचर क्या है यूपीआई के। सबसे पहली बात ये है कि ये इमीडिएट मनी ट्रांसफर करता है थ्रू द मोबाइल डिवाइस 24/7 एंड 365 डेज। तो ये तो देखो कॉमन सी बात है जो मैं बताता रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप समझ लीजिएगा। सिंगल फोन पे है। अब देखिए, अब फोन पे मैं कभी भी कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है मेरे बैंक खुली होगी तभी मेरे को पेमेंट करना है। पहले कितनी दिक्कत होती थी, अब ऐसा नहीं है। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, कोई भी ऐसी बात फालतू की बातें नहीं हो रही है हमारे बीच में जिससे कि थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्ट हो। यहाँ पे हम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं टॉपिक को लेके। सो यहाँ पे देखते हैं, सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन की बात होती है। सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब 2 क्लिक में आपको एक बार क्लिक करना है तो यूपीआई पिन डालेंगे आप, उसके बाद आपको सॉरी अमाउंट फिल करना है और यूपीआई पिन डालना है। वर्चुअल एड्रेस ऑफ द कस्टमर होता है इसमें, मर्चेंट पेमेंट भी कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल पेमेंट, डोनेशन कलेक्शन एंड डिसबर्समेंट स्केल वाला होगा, रेजिंग कंप्लेंट्स, मोबाइल, ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल हैं, ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमारा एमसीक्यू, उससे पहले और थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। यूपीआई 123 पे ये स्टार्ट हुआ था 2022 में। इसका काम क्या था कि ये जो फीचर था वो फ़ोन पे यूज़र्स जो थे वो यूपीआई के थ्रू उसको यूज़ कर रहे थे, और ये अवेलेबल था 12 लैंग्वेज में। टेक्नोलॉजी ये किसका अल्टरनेटिव था? जैसे आईवीआर नंबर के थ्रू, आपने कई बार फ़ोन देखे होंगे, कुछ फ़ोनों में आईवीआर कुछ करके आता है। एफ फंक्शनली, मिस कॉल्स, अप्रॉक्सिमेटली साउंड, बेस्ड पेमेंट सारा। आरबीआई ने इसको एनहांस कर दिया, जो इसकी ट्रांज़ैक्शन लिमिट थी वो 5000 से 10,000। यूपीआई लाइट, ये तो आपने तो देखा ही होगा अपने फ़ोन पे में होता है। ये अलाउ करता है यूज़र को कि वो यू कंसीडर ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं विदाउट एंटरिंग यूपीआई पिन। तो यूपीआई लाइट का मतलब है कि आपको यूपीआई पिन इसमें यू कंसीडर एंटरिंग नहीं करना है। आरबीआई ने इनका भी ट्रांज़ैक्शन पे लिमिट बढ़ा दी 1000 से, सॉरी पहले 500 थी फिर 1000 कर दी। ओवरऑल वॉलेट लिमिट जो है कितना आप पैसा रख सकते हैं उसमें पहले 2000 आप 5000 रख सकते हैं। राइट, क्लियर है? अच्छा, कुछ इनिशिएटिव भी ली गई यूपीआई को इंटरनेशनलाइजेशन करने के लिए, तो जैसे एनपीसीआई अभी हम पढ़ रहे थे, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड करके। उसके बाद फिर हमारा यूपीआई ग्लोबल एक्सपेंटेंस, मतलब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट को। फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस, है ना? रेमिटेंस मतलब बाहर का पैसा हमारे इंडिया में फ्लो हो रहा है। इंक्लूजन ऑफ नॉन रेजिडेंस, इनको भी शामिल करा गया यूपीआई वन वर्ल्ड करके। तो ये सारी चीजें जो है इनिशिएटिव है यूपीआई की। अब हम देखते हैं हमारा एमसीक्यू क्या था, क्या कह रहा था 2017 में, तो उसको थोड़ा सा हम देखते हैं, वेट। सो अब हमारे पास क्वेश्चंस है,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, अभी हम पढ़ रहे थे एनपीसीआई, हेल्प इन प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। मोस्ट ऑफ ऑल इंक्लूजन वाले क्वेश्चन सही होते हैं हमारे। तो एनपीसीआई जो है वो हेल्प करता है प्रमोट करने के लिए जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है कंट्री में, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट हमारा राइट है। एनपीसीआई हैज लॉन्च रूपे एंड अ कार्ड पेमेंट स्कीम्स, तो ये भी सही है हमारा। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा बोथ वन एंड टू, सी, बोथ वन एंड टू, राइट। चलिए अब प्रोजेक्ट बात करते हैं हम। प्रोजेक्ट नेक्सस ये क्या है? आरबीआई ने अभी ज्वाइन करा है प्रोजेक्ट नेक्सस, ठीक है। इससे पहले ज्वाइन नहीं करा था। चलिए देखते हैं क्या है। प्रोजेक्ट नेक्सस जो है वो मल्टीलेटरल इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जो इनेबल करती है इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट। भाई मैं इंडिया और नेपाल में मेरे को कुछ लेना है और मैं गया यहाँ से, तो कुल मिला के ये है कि प्रोजेक्ट नेक्सस के थ्रू मैं वहाँ से अपने अकाउंट से पेमेंट कर सकता हूँ, वो भी इंस्टेंट। ये थोड़ा सा समझ समझना है। इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, आईबीपीएस, तो ये समझना है आपको। ये क्रॉस बॉर्डर पे काम करता है। यूपीआई हमारा इंडिया में काम करता है, पर अभी हमने पढ़ा था यूपीआई कुछ कंट्रियों में भी काम करना शुरू कर दिया है। तो क्लियर कट हो गया आपके प्रोजेक्ट नेक्सस क्या होता है। चलिए आगे बात करते हैं फिर हम। फिर हमारे पास जो आईबीपीएस है यानी कि इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है। वही सारी बातें हैं जो इंटरबैंक फंड ट्रांसफर की बात करता है, तो वो सारा आपको देख लेना है, ठीक है। और मिनट लेस देन वन ये सब कुछ करके है। अच्छा बात करते हैं हम इसकी कंसेप्चुलाइजेशन की। तो इसको इनोवेट किया हब ऑफ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी कि वीआईएस के थ्रू। वीआईएस जो है वो स्टेबलाइज हुआ 1930 में। हेड ऑफिस इसका वेसल में है, स्विट्जरलैंड, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, एंड इज ओन बाई 63 सेंट्रल बैंक इंक्लूडिंग आरबीआई। अब आरबीआई इसमें इंक्लूडेड है। अच्छा इट विल कनेक्ट आईबीपीएस फोर एशियन कंट्री, चार एशियन कंट्री को, जैसे मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, एंड इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू लाइव बाई 2026, ठीक है। बाई मतलब देख तक ये लाइव है। इट एम टू अचीव G20 टारगेट और इनेबलिंग चीपर, फास्टर, मोर ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। सिंपल सी बात है यूपीएस का क्या काम है। अब बात करते हैं हम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी। तो सबसे पहले हम सेबी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, वो बॉडी है क्या, उसके बाद आएंगे हम यहाँ पे सीधा। तो सेबी इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है 1988 के थ्रू, और ये रेगुलेट की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। इसका स्टेबलाइजेशन जो है वही मैंने बताया, स्टैट्यूटरी बॉडी 1992 अंडर द सेबी एक्ट 1992। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है प्रोटेक्ट करना जो भी इंटरेस्ट है इन्वेस्टर का। यू कैन से दैट इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम है इन सिक्योरिटी एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। अच्छा फंक्शन क्या है इसके? मेन फंक्शन इसके हैं प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है। उसके बाद टू रेगुलेट करने का काम बिजनेस ऑपरेशंस, प्रोवाइडिंग रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म फॉर द स्टॉक ब्रोकर्स, ठीक है। जैसे आपने देखे होंगे जरोदा है या फिर एंजल वन है, ये सब सेबी में रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। बात आगे करते हैं। ये प्रोहिबिट करता है फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस पे, इंक्लूडिंग इनसाइड ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग पे ये यू कैन सी दैट प्रोहिबिटेड करता है। एंड टू एजुकेटेड इन्वेस्टर अबाउट द सिक्योरिटी मार्केट एंड देयर इंटरमीडिएटरीज। तो कुल मिला के ये है कि जो भी इन्वेस्टर है, मेरे को इन्वेस्ट करना है कहीं भी, तो मेरे को एजुकेट करने का काम भी सिक्योरिटी बोर्ड एंड एक्सचेंज करेगा, राइट। अच्छा अब हम बात करते हैं कुछ इनिशिएटिव भी लिए गए हैं, वो भी हम पढ़ लेंगे बीआरबीआई के द्वारा, एसबी सेबी के द्वारा। तो थोड़ा सा हम देखते हैं न्यूज में क्यों है। तो अभी हुआ क्या है कि जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इशू फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2024, ये अमेंड करा गया था, सॉरी 2024, ये अमेंड किया गया है 2000 वाले को, ठीक है। तो बस अमेंड हुआ है इसमें, बाद बाकी सारे रूल्स वही हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या है। तो फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर जिसकी हम बात कर रहे थे, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, तो ये इन्वेस्टर होता है जो शामिल होता है कहाँ से, आउटसाइड इंडिया से, रजिस्टर्ड विद अंडर एफवीसीआई रेगुलेशंस, ठीक है। अच्छा एफवीसीआई मेक इन्वेस्टमेंट इन ए वेंचर कैपिटल, जिसमें रजिस्टर्ड करना पड़ेगा सेबी में, और वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग इंडिया कंपनी नॉट लिस्टेड इन ए मेजर रिस्ट्रिक्शन। तो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जरूरी नहीं है कि इंडियन कंपनी रजिस्टर्ड हो, वो वेंचर कैपिटल फंड के थ्रू जो है इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है कोई भी आउटसाइडर इन्वेस्टर है। वेंचर कैपिटल फंड की बात करेंगे तो ये हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट की बात करता है। भाई रिस्क बहुत है और पैसा भी आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना।
अच्छा, अब न्यू रेगुलेशंस की बात है, कुछ न्यू रेगुलेशंस भी ऐड करेंगे, वो भी देख लेते हैं। तो एफवीसीआई यानी कि फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर जो एप्लीकेंट हैं, वो ऑब्टेन ए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा कहाँ से? डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी डीपीटी डीपीपी से बिफोर डीलिंग विद द एफवीसीआई। तो कुल मिला के ये है कि एफवीसीआई में डील करने से पहले आपको डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में क्या करना पड़ेगा? एक सर्टिफिकेट को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। और डीपीपी मीन्स अ बैंक ऑथराइजेशन बाय द सेबी, इसको भी ऑथराइजेशन किसने दे रखा है? सेबी ने दे रखा है। इशूइंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। Bonded eligibility criteria for FBCI, the some candidate from the existing inter-like investment companies, pension fund, वो रेजिडेंट इंडिया, एनआरआई एंड ओसीआई, ये एलिजिबल हैं किसके लिए? एफवीसीआई के लिए। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ है? कुछ इनिशिएटिव भी लिए गए सेबी के द्वारा, वो देख लेते हैं हम कौन कौन से इनिशिएटिव हैं। तो यहाँ पे मिलता है आपको इसको 2.0 वर्जन। इसका काम है कि जो भी इन्वेस्टर की कंप्लेंट है उनको रिड्रेसल करना, ठीक है, और वो भी 21 डेज में। इसी तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करने, ये भी इनिशिएटिव है किसकी? सेबी की। तो ये भी मैं बता रहा था आपको, इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है अगर इनसाइडर ट्रेड को हम थोड़ा सा हटाते हैं तो। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ये भी इनिशिएटिव है सीबी की। तो ये एक्चुअली में है क्या? ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव है जो इन्वेस्टर को ट्रांसफर क्रेडिट रिस्क टू अनदर पार्टी, राइट। पंप एंड डंप स्कीम, ये भी सीबी की है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये भी किसका है? सीबी का है। क्लीनिंग कॉर्पोरेशन, ये भी सेबी का है। फिनफ्लुएंसर, ये क्या होते हैं? फिनफ्लुएंसर वो होते हैं जो यू कैन से दैट इंगेज होते हैं अनरजिस्टर्ड, यू कैन से दैट एंड इंट्रोड्यूस डिलिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग कंपनीज। तो कुल मिला के इनका काम होता है, आपने यूट्यूब पे बहुत सारे देखे होंगे जो बता रहे होते हैं मैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो वो सब इन्फ्लुएंसर होते हैं जो बता रहे होते हैं, बट वो रजिस्टर्ड नहीं होते। कुछ उसमें रजिस्टर्ड होते हैं, कुछ अनरजिस्टर्ड भी होते हैं। इन्फ्लुएंसर इज ए पर्सन शेयरिंग फाइनेंशियल एडवाइस ऑन टॉपिक लाइक स्टॉक ट्रेडिंग, अभी बता रहा था, म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस, प्राइमरली बाय द सोशल मीडिया, अभी जिसको मैं कह रहा था आपके सामने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। सेटलमेंट साइकिल क्या होती है? सेटलमेंट साइकिल का मतलब है कि भाई अगर मान के चलो T+2, T+1 एंड T+0 ये लिखा हुआ है, तो T+2 का मतलब है मेरा सेटलमेंट 2 दिन के अंदर होगा। T+1 का मतलब है मेरा सेटलमेंट 1 डे के अंदर होगा। और T+0 का मतलब है मेरा सेटलमेंट सेम डे होगा, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है। तो अभी क्या करा है सेबी ने? इंट्रोड्यूस करा है बीटा वर्जन T+0 रोलिंग सेटलमेंट साइकिल का, और basis the addition to existing T+1 settlement cycle in the stock market। अब सेटलमेंट साइकिल की बात करते हैं तो ये विदिन विच सिक्योरिटी एंड फंड आर डिलीवर्स एंड सेटल आफ्टर ए ट्रेड इन एग्जीक्यूटिव बिटवीन द बायर एंड सेलर। बायर और सेलर के बीच में जो भी सेटलमेंट होना है उसकी बात करता है सेटलमेंट साइकिल। 2023 में मैंने बताया था अभी आपको कि इंडियन एक्सचेंज शिफ्टेड टू T+1 सेटलमेंट साइकिल, 1 डे सेटलमेंट, और फ्रॉम T+2 सेटलमेंट साइकिल। तो T+2 सेटलमेंट जो है वो T+1 सेटलमेंट में काउंट होगा। T+0 सेटलमेंट साइबर रेफर टू सिस्टम साइकिल रेफर्स टू सिस्टम वेयर सेटलमेंट ऑफ ट्रेड सेल हैपन सेम डे। अभी बात कर रहे थे हम इसकी, ठीक है ना। बेनिफिट क्या होते हैं शॉर्ट एंड सेटलमेंट साइकिल के? सबसे पहली बात तो ये है कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट जो है वो इन्हांस होता है, और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है वो इंक्रीज होती है, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस बढ़ती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या है? सेबी ने अप्रूव करा 10 टाइम्स हाइक जो हुआ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑथराइजेशन, जो उसकी कैपिटल है वो लगभग 500 करोड़ हुई है अभी। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर्स का मुंबई में, स्टेबलाइज हुआ 1992 में, और इसको रिकॉग्नाइज्ड करा गया है किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। कब? 1993 में। और ये अपने को ऑपरेट करता है 1994 से। स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे तो ये सेंट्रलाइज मार्केट प्लेस है जहाँ पे सिक्योरिटी सच जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव, ये सब यू कैन से दैट आर ब्रॉट बाउट, मतलब खरीदे जाएंगे एंड सोल्ड करे जाएंगे किसके द्वारा? इन्वेस्टर के द्वारा। अब वही जो आपने पढ़ा होगा हर्षित मेहता स्कीम, तो उसमें दिखाया होगा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और उसके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सारे आपने देखे होंगे, है ना, जहाँ पे वो जाके ब्रोकरिंग करते थे। तो निफ्टी 50 की बात करते हैं तो इंडिया लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बाय द मार्केट कैप है ये। निफ्टी 50 की बात करेंगे तो ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द एनएसई, तो भी हम पढ़ रहे थे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसने जो इसको ओन करता है। इंडिसेस लिमिटेड is a flagship stock market index of NSE. It is a consist of diversified 50 stock index from the various sector of the economy. पायनियर का टेक्नोलॉजी की बात हम करें तो फर्स्ट एक्सचेंज इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट इलेक्ट्रॉनिक एंड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। तो इंडिया इस चीज में
पायोनियर है। एनएसई इंडिसेस लॉन्च इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडेक्स, निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमेटिक इंडेक्स ट्रैक परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज विच फ्रॉम ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इकोसिस्टम, राइट। कोलोकेशंस और प्रॉक्सिमिटी हाउसिंग ये क्या है, ये भी सेविंग ने अभी डिस्पोज करा है किसके अगेंस्ट में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के में, कि अलीज्ड कोलोकेशन केस, ठीक है। तो कोलोकेशन केस की बात करें तो ये ब्रोकर को अलाउ करता है कि वो सर्व ऑन द परमिस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, फॉर अ फी, ठीक है। मतलब ब्रोकर जो है, जो दलाल जो होते हैं, वो वहाँ पे सर्व करेंगे ऑन द प्रेमिस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, इसके लिए फॉर अ फी के लिए। ड्यू देयर प्रॉक्सिमिटी विद द स्टॉक एक्सचेंज सर्वर, दे प्रोवाइड फास्टर प्राइस फीड्स, क्विक एक्विजिशंस और ट्रेड, लैंडिंग टू सिग्निफिकेंट प्रॉफिट, ओके। गाइडलाइन क्या है कोलोकेशंस की, इनको रिलीज किया जाएगा किसके द्वारा, कोलोकेशंस यू कैन से दैट जो ब्रोकर होते हैं वही सारी कहानी है 2015 में। फर्दर मीजर टू स्ट्रेंथन द एल्गोरिथम ट्रेडिंग एंड कोलोकेशन फ्रेमवर्क वर अनाउंस इन 2018। अब बात करते हैं हम, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं, हम खत्म होने की उस पे हैं, फिनिश पे, ठीक है। सो देखते हैं हम, हमारे पास है फाइनेंशियलाइजेशन, ये क्या है। इंडिया नीड टू क्वेश्चंस अगेंस्ट द एक्सेसिव फाइनेंशियलाइजेशन से चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले मिलता है हमें डेफिनेशन, तो फाइनेंशियलाइजेशन इज अ प्रोसेस, मतलब ये एक प्रोसेस है जहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल इलाइट गेन ग्रेटर इन्फ्लुएंस ओवर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक आउटपुट आउटकम्स, ठीक है। और इसमें मूविंग इन्वेस्टमेंट को भी डिस्क्राइब करा गया फ्रॉम द ट्रेडिशनल फिजिकल एसेट्स जैसे लाइक रियल एस्टेट, गोल्ड, टूवर्ड फाइनेंशियल एसेट्स। अच्छा, ये कंसर्न क्यों है, एक्सेसिव फाइनेंशियलाइजेशन क्यों कंसर्न है, इससे देखिए क्या होगा, इंक्रीज इनइक्वलिटी, तो इससे इनइक्वलिटी जो है वो इंक्रीज होगी, डिस्टॉर्ट्स फंक्शनली ऑफ इकोनॉमी होगी, राइजिंग हाउस होल्ड डेप्ट बढ़ेंगे इससे, एडवांस इम्पैक्ट ऑन पॉलिसीज, ठीक है। आगे आ जाता है हमारा इंडियन डेरिवेटिव मार्केट्स। तो सेबी ने अनाउंस करा है सेवरल मेजर टू टाइटिंग द नॉर्म्स अराउंड द डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स टू प्रिवेंट स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग्स। डेरिवेटिव मार्केट की बात करेंगे तो ये डेरिवेटिव फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सेट बिटवीन टू और मोर पार्टीज में, एंड द ड्राइव देयर वैल्यू फ्रॉम वन अंडरलेइंग एसेट जैसे सिक्योरिटी, कमोडिटी, बुलियन एंड करेंसी, ठीक है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करेंगे, कैन बी ट्रेडेड on a exchange like the National Stock Exchange, over the counter, you can say the OTC market where security are traded by broker dealer network के थ्रू, ठीक है। फोर टाइप के डेरिवेटिव्स हैं, जैसे फ्यूचर की बात करेंगे, फॉरवर्ड एंड ऑप्शन एंड स्वैप। तो बाई एंड सेल होता है एसेट्स फॉर द फ्यूचर एट द सेट प्राइस में, ठीक है। एक्सचेंज ऑन स्टैंडर्ड टर्म्स इज एन स्पेकुलेट प्राइस में। फॉरवर्ड की बात करेंगे तो ओटीसी ट्रेडेड कस्टमाइज्ड ट्रेड इन्वॉल्व जिसमें फिजिकल एसेट डिलीवर होते हैं, होल्डर राइट ऑन ऑब्लिगेशन टू ट्रेड एट अ प्रेजेंट प्राइस में, कॉल वाई एंड पुट सेल ऑप्शन ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज और ओटीसी, ये ऑप्शन के रूप में। स्विप का मतलब है एक्सचेंज केस होगा फ्लो बिटवीन द पार्टीज के बीच में, ठीक। वो थोड़ा बहुत आपको देख के चलना है और से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे पास। व्हाट आर द डेरिवेटिव यूज्ड फॉर, जैसे हेजिंग के लिए, स्पेकुलेशंस के लिए, लीवरेज पोजीशन के लिए, ठीक है। और डेरिवेटिव्स रेगुलेशन इंडिया में कोई कंडीशंस हैं, हाँ। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट जो है सैकरा 1956 एंड द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड एक्ट 1992 जिसके द्वारा रेगुलेशंस होता है डेरिवेटिव्स का, ठीक है। अच्छा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है, अब इस पर आ जाते हैं हम। तो फर्स्ट इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी टू एंटर द ग्लोबल स्किल रेटिंग स्पेस में शामिल हुई है, इंक्लूडिंग द सोवेन राइट। सो क्रेडिट रेटिंग क्या है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। आर फॉरवर्ड लुकिंग ओपिनियन ऑन द रिलेटिव एबिलिटी ऑफ एंटिटी टू मीट इट्स फाइनेंशियल कमिटमेंट, क्रेडिट रिस्क और रिलेटिव क्रेडिट वर्थनेस ऑफ ए बोरोवर्स। अच्छा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को इंडिया में रेगुलेट सेबी के द्वारा किया जाता है और ये रजिस्टर्ड होती हैं सेबी में, जिनको एक्यूट, क्रिसिल, कुछ हैं जिनमें इक्रा केयर, इंडियन रेटिंग इंफॉर्मेसिस और ब्रिक ब्रॉक, है ना। ये हमारी 7 जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं जो सेबी में रजिस्टर्ड है। हाउएवर कुछ यू कैन से दैट, देखिए अब ये पूरा पूरा हमारा रमेश सिंह से पड़ा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे बस आपको समझ के चलना है, थोड़ा बहुत ये रिवीजन भी हो जाएगा। अभी क्या है, आरबीआई ने, सॉरी, However, certain other regulatory agencies जैसे आरबीआई, आईआरडीए,
PFRDA also regulates certain aspect of the credit rating agency under their respective sector jurisdictions के थ्रू। अच्छा, सेबी जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 1999 जो है वो प्रोवाइड करता है एजेंसी आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज देयर रेटिंग क्राइटेरिया मेथोडोलॉजी डिफॉल्ट पॉलिसी एंड गाइडलाइन एंड डीलिंग विद द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट। ये सारा हमारा पहले का पड़ा हुआ है, कुछ भी ऐसा इसमें नया नहीं है। तो सोवरेन क्रेडिट एजेंसी रेटिंग की बात करेंगे तो अबाउट सबसे पहले जो है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। असेसमेंट ऑफ कंट्री और ए सोवरेन एंटिटी एबिलिटी टू मीट डेब्ट ऑब्लिगेशंस इंक्लूडिंग बोथ कैपेबिलिटी एंड विलिंगनेस टू रिपेडेट। पैरामीटर जिसमें ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट डेब्ट, शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेब्ट एंड परसेंटेज ऑफ जीडीपी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो वो रेटिंग दी जाती है, आपने देखी होगी ए इस तरीके से ए या डी। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा दिया है कि ये अगर ट्रिपल ए है तो उसका मतलब हाईएस्ट रेटिंग है, डी का मतलब है लोएस्ट रेटिंग है। थ्रेशोल्ड अगर हम बात करते हैं ट्रिपल वी फोर एफ पी फिफ्थ एंड वी ए थ्री ऑन मूडीज। ठीक है, फैसिलिटेट बोरिंग फ्रॉम ग्लोबल कैपिटल मार्केट एट लो कॉस्ट, बूस्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये सारी चीजें, ये सब पड़ा हुआ है। आगे देखते हैं फिर हम। देखिए मैं बताऊँ आपको, ये रमेश सिंह की बुक अगर आपने देखी होगी तो उसमें ये आपको ये पूरा मिल जाएगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है ना, तो उसी का थोड़ा सा वो है, वो देखना था हमें। आगे देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये क्या है। तो सेबी ने इसको भी अमेंड कर दिया है थोड़ा सा, रेगुलेशन एक्ट 2024 में इसने न्यू नॉर्म्स अलाउ करे हैं। इशू ऑफ सबऑर्डिनेट यूनिट्स बाई privately place invites only to sponsor on acquisition of a infrastructure project। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये इसका एम क्या है। भाई इसका एम है डिफरेंस इन वैल्यूएशंस डन बाय द स्पॉन्सर, जो सेलर होता है, फॉर द एसेट एट दैट इन्वर्ट्स बाय द बायर। अच्छा, अब बात करते हैं। एक बात बताऊंगा, जो भी चीज होती है ना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, कोई भी टॉपिक जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और उसमें थोड़ा सा बहुत हमें जानना होता है। तो अभी इन्वर्ट्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा था, तो यहाँ एक्चुअली में क्या है ना, ये जो इन्वेस्टर है भाई, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मुझे इन्वेस्ट करना है कहीं भी, तो मैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कहीं भी इन्वेस्ट करूंगा तो मैं इन्वाइट्स के अंडर में आता हूँ। ठीक है, जैसे टोल रोड है, पावर लाइन से, या पाइपलाइन है, पाइपलाइन बहुत सारी बिछ रही है, पावर लाइन बहुत सारी बिछ रही है, टोल रोड से बन रहे हैं तो उनमें। ठीक है, अच्छा, इसको इन्वर्ट्स को है वो सेबी के द्वारा, बस ये थोड़ा सा रूल देख के चलना है कि है क्या चीज, किसके द्वारा रजिस्टर्ड है, सेबी के द्वारा है। ठीक है, और ये रिकॉग्नाइज्ड है एज ए बोरोवर अंडर द सरफेसी एक्ट 2002। पार्टी जो है इनवाइट्स इंक्लूड जैसे ट्रस्टी है, स्पॉन्सर है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये सब पार्टीज हैं इसकी। इनवाइट जो है अर्न इनकम थ्रू द टूल रेंट एंड इंटरेस्ट डिविडेंड। भाई जिन चीजों से वो पैसा कमाएगा, मेरा पैसा जो होगा वो थ्रू द यू कैन से दैट यू कैन से दैट मैंने 10 लाख रुपए लगाए कहीं भी इनवाइट्स के थ्रू, और उसके बदले में अगर टोल से ज्यादा पैसा आया तो एज लाइक मैंने शेयर खरीद लिया, ऐसे कह सकते हो आप, फिर मेरे को बाद में उसका पेमेंट मिल जाएगा, विच इज टर्न इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड टू इन्वेस्टर एज देयर टैक्सेबल अर्निंग के हिसाब से। ठीक है, लो टिकट साइज जो है इन्वेस्टर का, वो स्मॉल अमाउंट में भी कर सकता है। लिक्विडिटी की लिस्टेड ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज एंड कैन बी एग्जिट एनी पॉइंट्स, वो कहीं से भी पॉइंट से भी निकल सकता है। तो ये कुल मिला के स्टॉक एक्सचेंज के रूप में लिस्टेड है, ये भी थोड़ा सा याद रखना क्या इनवाइट्स। अच्छा, ये अब बात करते हैं हम इनोवेटर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, यानी कि IEPFA। और ये अब देखो टोल फ्री नंबर जारी किया है, तो नंबर थोड़ा ना याद करना है हमें, है ना, तो ये बस याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंडर में है ये। ठीक, ज्यादा कुछ देखना नहीं है। फ्रंट रनिंग क्या है, रिसेंटली म्यूचुअल फंड जो है वो अलीग टू हैव ए इंक्लूड फ्रंट रनिंग। फ्रंट रनिंग क्या है, फ्रंट रनिंग रेफर टू यूसेज ऑफ नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाई और सेल सिक्योरिटी। तो कुल मिला के ये है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में सिक्योरिटी को सेल या बाई करा जाता है, और एंटर इनटू ऑप्शन टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए इन एडवांस ऑफ सब्सटेंशियल ऑर्डर्स में। ये इलीगल है, आप ऐसे कह सकते हो, फ्रंट रनिंग, है ना। अब ये थोड़ा सा याद रखना होता है कि लीगल है, इलीगल है। अंडरमाइंस कॉन्फिडेंस इन द फाइनेंशियल मार्केट एंड क्रिएट्स ए अनइवन प्लेइंग फील्ड फॉर अदर इन्वेंटर्स। ठीक है, उसके बाद इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स की बात करेंगे, तो ये क्या है भाई, ये जो है ये मेजर करता है जो भी अमाउंट है बाई विच अंडरलाइंग इंडेक्स इज एक्सपेक्टेड टू फ्लक्चुएट हो रहा है, तो नियर टर्म 30 कैलेंडर डेज। ठीक है, अच्छा, हायर इंडिया VXI, यू कैन से दैट, जो हम पढ़ रहे थे, वॉलेंटियर इंडियन वॉलेंटियर इंडेक्स। ठीक है, तो ये जो बेस है इसका, वो यू कैन से दैट निफ्टी है, और यूज कंप्यूटिंग मेथोलॉजी एंड शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन एक्सचेंज यानी CBOE। CBOE वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस ए
वॉलेटिलिटी इंडेक्स फॉर द यूएस मार्क इन 1993। इंडिया ने अभी क्या करा है, ये इसने क्रिटिकल थ्रेशोल्ड जो है 21 इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स का सर्च करा है। एंड यहाँ पे है इंडिकेटिंग हाई हाई हाइटेंड वॉलेटिलिटी इन इंडिया स्टॉक मार्केट, राइट। अच्छा, आगे बात करते हैं फिनट्रेंड। ये क्या है भाई? ये जो है इंटरकनेक्टेड फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, मतलब कुल मिला के फाइनेंशियल इकोसिस्टम को इंटरकनेक्ट करा जा रहा है इंटरनेट के थ्रू, एम्पावरिंग इंडिविजुअल एंड बिजनेस बाय प्लेसिंग देम एट द सेंटर ऑफ देयर फाइनेंशियल एक्टिविटी के थ्रू। सिग्निफिकेंट की बात करेंगे तो इट इनेबल सीमलेस ट्रांसफर ऑफ एनी फाइनेंशियल एसेट, जैसे एनी अमाउंट, एनी टाइम, एनी वेयर, यूजिंग एनी डिवाइस। तो कहीं से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं फिंटरनेट के थ्रू, ठीक है। जैसे नदान नीलेकानी, इन्फोसिस को फाउंडर, प्रपोज टू कंसेप्ट ऑफ फिंटरनेट। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है, इतना क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, बट आपको ये देखना है कि ये है क्या। तो इंटरकनेक्टेड फाइनेंशियल इकोसिस्टम है ये, ठीक है। परपेचुअल बॉन्ड जो है, ये क्या है, इंडिया में पहली बार इसका टीयर फर्स्ट जो है वो परपेचुअल बॉन्ड का इशू करा गया है ना। रिसेंट रूल एंड चेंज द मेक देम मोर अपीलेट। परपेचुअल बॉन्ड है क्या? ये फंड रेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, दे डू नॉट कैरी एनी मैच्योरिटी डेट एंड बॉन्ड यूजुअली डू। तो ये मैच्योरिटी डेट तक नहीं जाता, फंड रेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, बस इतना समझना है। पार्टिसिपेटरी नोट, इसके क्वेश्चंस कई बार बने हैं, एक बार ये आप जाके देखेंगे जरूर। सो थोड़ा सा मैं स्पीड दे दे रहा हूँ। रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर डोमिसाइल एट द गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, यानी कि IFSC हैव बीन अलाउड टू इशू पार्टिसिपेटरी नोट्स। तो पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या है? रजिस्टर्ड फॉरेन FVI ओवरसीज इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन इंडिया स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ डायरेक्टली। तो कुल मिला के ये कि इंडिया में मैं कोई फॉरेन इन्वेस्टर हूँ, मुझे इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना है और मैं रजिस्टर नहीं करना चाहता, तो वो पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू मैं इन्वेस्ट करूंगा, बस ये सारी बातें हैं, ठीक है। तो और कुछ इसमें नया नहीं है। इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की बात करेंगे तो इसको यू कैन से दैट गांधीनगर गुजरात में इंडिया हैज एस्टेब्लिश गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, गांधीनगर गुजरात में 2022 में इसको बनाया गया। वुलियन रेफर टू ए फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर हाई प्योरिटी दैट इज ऑफ्टन कीप्ड इन द फॉर्म ऑफ बार इंगोट्स एंड कॉइंस। तो इसको रेगुलेट किया जाता है IFSC अथॉरिटी के द्वारा। प्रमोट करता है बाय इंडिया लीडिंग मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन लाइक नेशनल एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। कैरी ट्रेड की बात करेंगे तो ये क्या है? यू कैन कैरी ट्रेड हैज बीन ए फोकस पार्ट ऑफ फ्यू ट्रेडिंग सीजंस इन द सेल ऑफ सेल ऑफ शेयर ऑफ यूएस टेक्नोलॉजी। कैरी ट्रेड का मतलब है ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, ये थोड़ा सा आपको समझना है। पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाता है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं होता इकोनॉमी में। मैं आपको बताऊं ये है क्या, आपसे पूछ ले कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, या फिर आप कह सकते हो यू कैन सी दैट डिपॉजिट स्ट्रेटेजी है, बैंकिंग से रिलेटेड है, most often associated with the foreign currency trading से। In carry trade, an investor borrow in low interest rate currency to buy a currency assessed earning a हायर इंटरेस्ट रेट। तो कैरी ट्रेड का मतलब ये है कि भैया आपने लो इंटरेस्ट रेट पे करेंसी को ले लिया, आफ्टर दैट उसको आप उसको यू कैन से दैट करेंसी से अर्न करना चाहते हैं कुछ भी, तो वो है। तो इसी सीधी सी बात है, ये हाई रिस्क स्ट्रेटेजी होगी ड्यू टू वोलाटाइल करेंसी एंड चेंज इंटरेस्ट रेट, ओके। सो यहाँ तक हमने फिनिश कर लिया, कुछ चीज़ें मैंने जल्दी बता दी तो आप उसको माइंड ना करें, क्योंकि जल्दी बताने का मतलब था कि वो इंपॉर्टेंट नहीं थी, जहाँ इंपॉर्टेंट थी वहाँ मैं जरूर रुका हूँ। सो ओके, थैंक यू सो मच।